नमस्कार, निवेश कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, पढ़ लिख कर योग्यता हासिल करना और अच्छा जॉब या व्यवसाय चुनना और दिन रात मेहनत करना, भागदौड़ करना, ये शायद इसलिए कि हमारी ज़रूरतें पूरी हो सकें, और ज़रूरतें तब पूरी होती हैं जब हम आर्थिक रूप से सक्षम हों, संपन्न हों। आर्थिक संपन्नता के लिए आर्थिक विकास की पहल बहुत ज़रूरी होती है और बड़ी तेज़ी से हम सब उसमें लगे हुए हैं और देश भी आर्थिक विकास की गति पे निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है। आइए आज इसी विषय पर बात करते हैं, आर्थिक विकास और निवेश। निवेश के जरिए आर्थिक विकास और आर्थिक विकास से निवेश का किस तरह से रूप बदल रहा है, इस पर हमारे विशेषज्ञ आपको आज बहुत अच्छी बातें बताने जा रहे हैं। जुड़े रहिए, टेलीफोन के माध्यम से कार्यक्रम देखते रहिए। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन नंबर्स बता देते हैं। आप फ़ोन कर सकते हैं इन नंबरों पर। 266049 हमारे यहाँ का टेलीफोन नंबर है, और भोपाल के बाहर के दर्शक भोपाल का STD कोड 0755 लगाकर 266049 नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर भी आप नोट कर लीजिए 1800-233-0040। तैयार रहिए फ़ोन करने के लिए, और आर्थिक विकास से संबंधित, आर्थिक जिज्ञासाओं से संबंधित, आर्थिक सुझाव से संबंधित आप जो भी सवाल करना चाहें, आपके फ़ोन कॉल्स का स्वागत है। हम आपको विषय बता दिया, फ़ोन नंबर्स बता दिए, और अब बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर। तो सबसे पहले हम विशेषज्ञ हैं जो हमारे साथ आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं, प्रोफेसर डॉक्टर CK भुट्टन साहब, आर्थिक विश्लेषक हैं। उनसे हम शुरुआत करेंगे, और हमारे दूसरे एक्सपर्ट हैं श्री ध्रुवेश सिंह राजपूत। नमस्कार। इनसे भी आप सवाल कर सकते हैं, ये वित्तीय विशेषज्ञ हैं। और शुरुआत हम भुट्टन जी आपसे ही करना चाहेंगे। आपके पास एक बहुत लंबा अनुभव है आर्थिक विश्लेषण का और छात्रों को अर्थशास्त्र की तरफ प्रेरित करने का। तो किस तरह से हमारे देश में इस समय माहौल बना हुआ है? निश्चित रूप से निवेश के प्रति लोगों का नज़रिया बदला है जी। पिछले कुछ वर्षों की तुलना में हम देखें तो अब वर्तमान दौर जो चल रहा है और आगे आने वाला दौर, निवेश के लिए काफ़ी रुझान देखने में आ रहा है। जी हाँ, जी। क्या कारण इसके? देखिए, ये आर्थिक विकास एक शब्द जो लेकर चल रहे हैं हम, इस आर्थिक शब्द का पहला वर्ड जो अर्थ है, जिसका अर्थ है धन। तो जैसे हम इकोनॉमिक्स को भी शुरू करते हैं अर्थशास्त्र को, कि अर्थशास्त्र एक धन का शास्त्र है, तो ये सारा आपका कार्यक्रम धन के आसपास घूमने वाला है आज। तो जो अब रुझान की बात करें युवा लोगों की, हम सबसे पहले आज युवा परिभाषा को बदल देते हैं। एक 13 इयर्स का, 13 साल का बच्चा भी बहुत युवा है, और 70 साल का भी युवा है, और 90 साल का भी युवा है। केवल युवा सोच चाहिए अर्थ के प्रति। मैं आपको ऐसे, अभी कार्यक्रम संचालित होता रहेगा तो मैं बता सकूंगा कि किस तरीके से माहौल बदल रहा है और लोग कितने कॉन्शियस हैं, कितने सजग हैं इसके लिए कि हमें अपने पर्स को कैसे इस्तेमाल करना है, कितना खर्च करना है, कितना बचाना है, कितना उसको सिक्योरिटी में डालना है। इसके लिए आज कम से कम हम समझते थे पहले कि लोग कहते थे कि आपकी नौकरी लग गई है, आपको इनकम होने लगी है, अब आप उसमें सेविंग करिए, निवेश करिए। लेकिन आज जो स्टूडेंट हैं, स्कूल के स्टूडेंट हैं, वहाँ से लेकर निवेश का जो अवेयरनेस है वो प्रारंभ हो चुकी है। निश्चित रूप से जागरूकता के प्रयास सफल होते दिखाई दिए हैं, जागरूकता बढ़ी भी है। मैं आता हूं ध्रुवेश सिंह राजपूत जी आप पर। जीवन में पुरुषार्थ 4 बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जिसमें से अर्थ महत्वपूर्ण है। और अगर जीवन यापन के लिए देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण अर्थ है। बिल्कुल सर, ये क्योंकि आपके पास पुरुषार्थ है, सब कुछ है, लेकिन अगर धन नहीं है तो आपका आगे चलना बाजार में, घर परिवार में मुश्किल होता है। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं। जैसे हमारे शास्त्रों में आपने बताया, ये चारों मेन जो हमारे पुरुषार्थ के कार्य हैं। बट इसमें अगर धन नहीं रहे तो बाकी चीज़ों के लिए, काफ़ी सारी चीज़ों के लिए हम पिछड़ जाते हैं। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, पहला धन निरोगी काया, उसके बाद हाथ में माया। तो इसी तरह से अगर हम एक परिपूर्ण रूप से निवेश करते हुए अपनी ज़िंदगी की जर्नी आगे बढ़ते हैं
युवावस्था से ही जब हमारी अर्निंग चालू होती है, अगर उसी समय से हम अपना निवेश प्रारंभ कर लेते हैं तो भविष्य में आने वाले जितने भी हमारे लक्ष्य हैं, वित्तीय रूप से ही हम उनको पूरा करने में हमको बहुत संबलता मिलती है, उनके लिए उनको पूरा करने में बहुत सहायता मिलती है। तो हमारे द्वारा किए गए छोटे छोटे ही जो प्रयास हैं ये हमको ज़िंदगी की बड़ी सफलताओं की ओर अग्रसर करते हैं। अगर ये छोटे छोटे सफलताओं को हम अर्जित करते रहते हैं तो ज़िंदगी के जो हमारे बड़े लक्ष्य हैं उनको हम बहुत आसानी से ही पूर्ण कर लेते हैं। तो इनके लिए हमको शुरू से सुचारू रूप से सजग होना चाहिए। और जैसे आज हमारे कार्यक्रम का है भी लक्ष्य कि निवेश के थ्रू हम कैसे अपनी ज़िंदगी की जर्नी को आगे बढ़ाएं, उनको हम बहुत आसानी से कंप्लीट भी कर सकते हैं। मतलब जीवन की गाड़ी चलाने के लिए निवेश या अर्थ घर, ये जो है आपका व्यवसाय, चाहे नौकरी से हो या व्यवसाय से हो, धन कमाना एक महत्वपूर्ण टूल है। बिल्कुल सर, धन का हमको अर्निंग तो करना ही करना है, बट इसका एक सृजन करना सर एक बहुत मूल अंग आ गया है सर। एक्चुअली आज की जो अवस्था में हम लोग पहुंचे, भारत बहुत अच्छा विकास कर रहा है, बट साथ ही साथ हमको कई चुनौतियां भी साथ में सम्मिलित हो रही हैं इस विकास के साथ में। उदाहरण के लिए महंगाई दर की हम लोग सभी लोग जानकारी, हम महंगाई दर पर चर्चा करेंगे, आते हैं। पहले मैं बुट्टन साहब के पास आता हूँ। बुट्टन साहब, जिस तरह से हम अभी चर्चा कर रहे हैं धन, अर्थ के महत्व को, धन के महत्व को हम सब जानते हैं, दर्शक भी पहचान रहे हैं। हमारे देश में अभी इस पहचान को काफ़ी बुलंदी तक ले जाने का संकल्प लिया है और हम पहुंच भी रहे हैं, वहाँ तक सफल हो रहे हैं। अभी हम वैश्विक स्तर पर 5वें क्रम की अर्थव्यवस्था के पायदान पर हैं और बहुत जल्दी 5-7 सालों में हम 2030 तक का एक लक्ष्य है कि हम तीसरे नंबर पर काबिज हो जाएंगे। बिल्कुल। क्या इसकी वजह है और कैसे ये भागीरथी प्रयास सफल हो पाएगा? जी, ये आपने शब्द एक अच्छा इस्तेमाल कर लिया कि भागीरथी प्रयास है। बिल्कुल है। और ये इसलिए सफल होगा कि पूरे विश्व में सबकी नज़रें केवल भारत की ओर हैं, और भारत की ओर नज़रें होने का एक मूल कारण है हमारे संस्कृति और हमारी ईमानदारी। अगर हमारे पास मॉरल नहीं होगा, सदाचार नहीं होगा, तो लोग शायद हमारी तरफ ना देखते। लेकिन आज सारे विश्व के लोग हमारे देश की तरफ देख रहे हैं कि हम किस तरह से हमारी जो व्यवस्था, अर्थव्यवस्था है, वो उस अर्थव्यवस्था को हम आश्रम के बाद, जैसे हम ऋषि मुनियों के पास अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते थे, तो उनको कोई एक चीज़ की शिक्षा नहीं दी जाती थी। पहले उनको एलोकेट कर लिया जाता था, वर्गीकृत कर लिया जाता था कि कौन से बच्चे में कौन सी विधा हमें सिखानी है। तो उस ज़माने में जो विधाएं सिखाई गई, आज हमने उसको एक मॉडर्न रूप दे दिया है और हम एज इट इज़ उसको फॉलो कर रहे हैं। और संसार के लोग अब हमारा लोहा मानने लगे हैं कि हमें अपने अर्थ से लेकर जीवन के अंतिम सोपान तक की सारी क्रियाएं भारत को देखते हुए फॉलो करनी है। बिल्कुल सही है। भारत एक युवा देश है, लेकिन लाड़ला देश भी है। चलिए, एक कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, पहले उनका सवाल देख लेते हैं। विपिन जी हैं सागर से। जी, हेलो। हाँ सर, नमस्कार। जी नमस्कार साहब, सवाल कीजिए। विपिन बात कर रहा हूँ सागर से। स्वागत है। 2 सवाल है सर जी। पहला सवाल सर ये था कि हमारा निवेश कहाँ पर और कैसा होना चाहिए जिसमें आर्थिक विकास को अधिक से अधिक मदद मिल सके। और दूसरा सवाल सर ये था कि बचत या खर्च आर्थिक विकास को कौन सी चीज मदद करती है, क्योंकि कहा तो ये जाता है कि जितना खर्च करेंगे पैसा इधर से उधर पहुंचेगा, उतना ही आर्थिक विकास बढ़ता है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि बचत भी जरूरी है। तो क्या होना चाहिए, बचत या खर्च अधिक? बचत तो बेहद ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए, है ना। आमदनी रुपया और खर्चा बिल्कुल आपका सैकड़ों में जाए तो वो संभव नहीं है। ध्रुवेश जी। जी सर, बिल्कुल विपिन जी, आपने जैसा हमसे पूछा कि हमको बचत करना चाहिए विकास को किस तरह से। सर देखें, अगर हम आज एक सबसे विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। आज हम विश्व में, अगर आप IMF का डाटा देखेंगे, हम विश्व में 5वें सोपान पे हैं इस समय, और धीमे धीमे हम इसको तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ हम बढ़ रहे हैं। बट इस व्यवस्था को बढ़ने के लिए सर, जैसा आपने बताया कि जो अर्थव्यवस्था का विकास होता है, जब तक पैसा एक हाथ से दूसरे हाथ में नहीं जाता तब तक अर्थव्यवस्था का विकास नहीं हो पाता। बट जैसा आपने बताया, आप भी एक युवा हैं, इसी तरह हमारे देश का अधिकांश लोग आजकल युवा अवस्था में, इसीलिए हमारे देश को एक युवा देश कहा जाता है। तो ये युवा वर्ग होता है, ये काफ़ी अच्छी मेहनत कर रहा है हमारे देश के विकास के लिए। ये जो युवा है आज की डेट में, वो हमारे देश के विकास के लिए मेहनत कर रहा है ताकि वो अच्छी अर्निंग कर सके। वो जो अर्निंग कर रहा है उससे वो देश के विकास में कर रहा है, वो कुछ ना किसी व्यवस्था को, कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए, जिससे कि देश की हमारी जो सकल घरेलू आय है, जिसे हम GDP के रूप में जाते हैं, उसमें वो योगदान करता है। ध्रुवेश जी, इनका सवाल मुख्य रूप से एक और था कि निवेश इस समय कहाँ ये करें और कैसे करें जो फायदेमंद हो। विपिन जी, मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि आप सबसे पहले अपनी ज़रूरतों को आइडेंटिफाई करिए।
अगर आप एक अच्छी अर्निंग कर रहे हैं तो आप अपनी ज़रूरतों को देखिए कि आपको उस पैसे का सदुपयोग किस तरह से करना है। उदाहरण के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपको एक घर खरीदना है तो आप अपने लिए घर खरीदने के लिए अगले 4-5 वर्षों का लक्ष्य बनाएं और आपकी जो अर्निंग है उसमें से एक हिस्सा उस बचत में जरूर डालें ताकि आपके पास एक कॉर्पस बन सके और उस कॉर्पस के यूज से आप अपना घर खरीद सकें। सेम अगर आप चाहते हैं कि आपको अपने रिटायरमेंट के लिए पैसा जमा करना है तो रिटायरमेंट के कॉर्पस के लिए आपको उस पैसे को जरूर कहीं सुरक्षित रखना चाहिए। साथ ही साथ ये सुरक्षित रखने के साथ आप एक ध्यान जरूर रखिए कि उसमें हमारी तरक्की अच्छी हो, वृद्धि अच्छी मिले हमको और वो निवेश भी सुरक्षित रहे, क्योंकि अगर हम सुरक्षा को भूल जाएंगे तो वृद्धि हमारे काम की नहीं रहेगी। बिल्कुल तो सही है। अच्छा, इनका एक और संशय इनके मन में था कि खर्चा और आमदनी में कैसे सामंजस्य बिठाया जाए, उसके लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। बुट्टन जी आप बेहतर मैं उसके लिए बहुत ही साधारण सी बात बताता हूँ कि आपके पास जितनी भी आमदनी है उसको 60 और 40 के रेशो में बांट लीजिए। 60% आपके सारे खर्चों में रखिए और 40% अनिवार्य रूप से जमा कीजिए। और जमा करने के लिए आप वो योजनाएं निकालिए कि आपको अभी जल्दी में पैसा वापस चाहिए या आप रुक सकते हैं। अगर आप जल्दी पैसा चाहिए तो 1 साल का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, शॉर्ट कैप में जा सकते हैं, और अगर आपका समय ज़्यादा है तो आप 3 साल और उससे ज़्यादा के लिए भी जा सकते हैं। तो आप पहले देखिए कि आपके पास समय कितना है और आपके पास धन कितना है। जहाँ तक उसको एलोकेट करने का सवाल है, अनुपातिक रूप से दृष्टिगत करने का सवाल है, 60% से अपनी ज़रूरतें पूरा कीजिए और 40% को इन्वेस्ट करने की बात करिए। बिल्कुल सही कहा आपने। सर बुट्टन सर को मैं एक एड ऑन करना चाहूँगा। जैसे सर ने बताया 40% हमेशा हमको अपनी अर्निंग का सेविंग में डालना चाहिए। इसमें से 20% हमारी जो शॉर्ट टर्म में आने वाली ज़रूरतें हैं, घर खरीदना, गाड़ी खरीदना, इन चीज़ों के लिए आप एलोकेट कर सकते हैं। और साथ ही साथ अपने निवेश का 20%, चूँकि हम लोग युवा लोग हैं, वृद्धावस्था के लिए धन का संचय जरूरी होना चाहिए। तो जब भी हमारी अर्निंग चालू हो तब से हमको अपने रिटायरमेंट के लिए अपनी आय का 20% धन संचय करना चालू कर देना चाहिए, जो कि हमको वृद्धावस्था के समय सहयोग कर सके, ताकि हम वो आगे सेकेंड लाइफ जो हम कहते हैं सेकेंड इनिंग, उसको इजीली रन कर पाएं। बिल्कुल सही है। ध्रुवेश जी, देश का विकास, आर्थिक विकास की हम बात कर रहे हैं, और विकास देश का हो या व्यक्तिगत हो, दोनों एक दूसरे से, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, जुड़े हुए हैं। जी जी। घरेलू निवेशकों का क्या योगदान है निवेश के जरिए अपने आर्थिक विकास के साथ साथ वो किस तरह परोक्ष रूप से देश के विकास में अपना सहयोग कर रहे हैं? सर आप ध्यान देंगे, हम भारतीयों को एक बहुत अच्छा विश्व में माना जाता है कि हम लोग धन के संचय करने में बहुत अच्छे होते हैं। विदेशों में ऐसी प्रथा आज तक नहीं रही है। आप देखेंगे हमारे घर की महिलाएं अपने घर खर्च में से भी छोटा छोटा धन संचय करके अपने पास सुरक्षित रखती हैं, और जब घर पे कोई आर्थिक मुसीबत आती है, ज़रूरतें आती, तो उस समय अपने अर्निंग पर्सन को उस बचत में से बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। चाहे वो छोटे छोटे सोने के ज्वेलरी बनाते रहें या अपनी बरनी में छोटा छोटा पैसे धन का संचय करें। इसी तरह हमारे जो भारतीय लोग हैं, ये जो धन का संचय कर रहे हैं, हम उसको बैंक में रखते हैं। बैंक उस पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करता है। नॉर्मली वो हमारी जीडीपी के ग्रोथ रेट में किसी व्यापारी को या किसी उद्योग को रन करने के लिए हेल्प करते हैं। तो जो एक हर व्यक्ति है, हमारा आम जन व्यक्ति भी है, वो अपनी इन छोटी छोटी बचतों से देश को वृद्धि करने में बहुत अच्छी मदद करता है। अभी नियत समय में देखा गया है कि हमारे देश में बचत खातों की संख्या में काफ़ी प्रभाव बढ़ा है। डिजिटली लोग यूपीआई को यूज़ करना चालू कर रहे हैं। साथ ही साथ जो धन का प्रवाह है वो बैंकों की तरफ धीमे धीमे बढ़ता जा रहा है। इससे जो हमारी आर्थिक गतिविधियां हैं वो देश की और भी तेज होती जा रही हैं, और जिस भी तरह की इकोनॉमी को हम चाहते हैं कि एक विकसित होने की अर्थव्यवस्था के लिए चाहिए। उदाहरण के लिए हम देखेंगे, जब भी शहरों का विकास होता है तो पहले रोडें बनती हैं, गलियों से हम छोटी बड़ी बड़ी रोडें बनाते हैं, धीमे धीमे फ्लाईओवर बनना चाहते हैं। जैसे आज हमारे भोपाल शहर में अब मेट्रो आ गई है। इसी तरह आगे भी विकास में हमारा जो देश है, मतलब विकास की गति निरंतर चलती जाना है और निरंतर ही रहेगी। एक कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं बाराबंकी उत्तर प्रदेश से, नंदस्वरूप मिश्रा जी। नंदस्वरूप जी नमस्कार सर। नमस्कार। बाराबंकी से मैं जानना चाहता हूँ कि आर्थिक विकास के लिए हमें किस उम्र से निवेश करना चाहिए? कि बचपना होता है, जवानी होती है, बुढ़ापा होता है, और हमें किस क्षेत्र में निवेश करना चाहिए जिससे हमारा अधिक ब्याज मिले और हमें और आगे हमारा पैसा सुरक्षित किस प्रकार है पता लगे, ऐसी जगह हमारा निवेश हो जाए जहाँ हमारे पैसा मरने की संभावना हो, हमें कोर्ट कचहरी के चक्कर में आधा पैसा और हमको घर से लगाना पड़े। तो ये सुरक्षा की दृष्टि से हमें किस क्षेत्र में जाना चाहिए? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, और हम बुजुर्गों से सुनते आए हैं कि शुभम भवतु शीघ्रस्य। शुभ कार्य के लिए कोई बुढ़ापा, बचपन और जवानी कोई महत्व नहीं रखते हैं। जब आप शुरुआत करें, जब जागो तभी सवेरा। बुट्टन जी आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली मैं ये आपसे कहना चाहूँगा कि आप बचत की बात तभी कर सकते हैं जब आपके पास पैसे हों।
तो सबसे पहले इस पे ध्यान दीजिए कि आप पैसा कितना कमा रहे हैं, और उसके लिए कोई आयु नहीं है। जिस दिन कमाना शुरू करें उसी दिन से ही बचत शुरू करें। अगर आप पास 500 रुपये पहले दिन आए हैं तो उसमें 50 रुपये रखना आपका फ़र्ज़ है, उसको 50 रुपये अलग कर लीजिए। तो इस तरह से आप जिस दिन चाहेंगे उस दिन आपका प्लानिंग शुरू हो जाएगा। और ये बिल्कुल मत सोचिए कि हम वृद्ध हो जाएंगे तो हमको पेंशन चाहिए। आजकल कॉर्पोरेट सेक्टर में नौकरियां हो गई लोगों की, रिटायर होने का कोई सवाल ही नहीं है। आप 2 साल बाद निकल जाते हैं उस फर्म से, 4 साल बाद निकल जाते हैं, तो आपके पास हमेशा लिक्विडिटी और सेफ्टी होनी चाहिए। इसलिए मैंने कहा है कि जितना भी पैसा आप कमाते हैं उसमें 40% जमा करना आपको अपना फ़र्ज समझ लीजिए कि मुझे जमा करना ही है, क्योंकि पेंशन आपको कौन देगा? आप खुद को पेंशन देंगे। बिल्कुल सही है। और बुट्टन साहब, रिटायर शब्द जो आता है, रिटायरमेंट या सेवानिवृत्ति, अगर हम कर्म के दर्शन को माने, बिल्कुल कर्म निरंतर करते रहना चाहिए, तो कर्मशील व्यक्ति को क्या सेवानिवृत्ति, जब तक आपकी ऊर्जा बरकरार है। हाँ, ऊर्जा आपको बढ़ाने के लिए ध्यान देना है। हाँ, ऊर्जा के लिए आप पास बैंक है ना सर, अपना शरीर आपका बैंक है। हमेशा स्वास्थ्य की तरफ ध्यान रखिए। जब अगर स्वस्थ रहेंगे तो आप सब कुछ कर पाएंगे, क्योंकि ये सब है मेरे होने से, न होता मैं तो क्या होता। बिल्कुल, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, इसलिए कर्म करते रहिए। सेवानिवृत्ति की तो बहुत दूर की बात हो गई। ध्रुवेश जी, जिस तरह से कर्म किए जा रहे हैं निवेश के लिए व्यक्तिगत और शासकीय स्तर पर, आगे आने वाला जो भविष्य है वो आर्थिक विकास के लिए क्या तस्वीर बनाने के लिए तैयार है? सर, नॉर्मली अगर हम देखें तो आर्थिक विकासशील तो हम देश हैं ही हैं, बट अर्थव्यवस्था में जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं उसको दृष्टिगत रखते हुए हमको अपने भविष्य की योजनाएं बनाना बहुत आवश्यक है। तो अगर हम बात करेंगे कि भविष्य में हमारे पैसे को हमको किस तरह से यूटिलाइज करना चाहिए, तो नॉर्मली आप देखेंगे सर, निवेश की अवधारणा में एक बहुत बड़ा अंतर आ रहा है हमारे देश में। आप देख रहे होंगे जैसे जैसे हमारा देश विकास करता जा रहा है तो हमारा जो बैंकों में मिलने वाला ब्याज है लगातार कम होता जा रहा है। जैसे जैसे और विकसित होगा इसमें और भी कमी आने की संभावना है। तो हमको हमेशा अपने निवेश की प्लानिंग करते समय ये देख लेना चाहिए कि भविष्य की ज़रूरतों के अकॉर्डिंग हम जहाँ भी निवेश करते हैं उसको हमको प्रॉपरली रिटर्न मिलता रहे। साथ ही साथ सर, पहले के समय में क्या हुआ करता था कि बैंकों में ब्याज दर तो बहुत अच्छी होती थी और महंगाई दर काफ़ी कम होती थी, तो हमारी ज़रूरतें बहुत आसानी से पूरी हो जाती थी बैंकों के रिटर्न से ही। बट आज के समय में चूँकि बैंकों में इंटरेस्ट रेट कम होता जा रहा है, महंगाई दर लगातार बढ़ती जा रही है, तो बैंकों में अगर हम केवल एक ही माध्यम के थ्रू निवेश करते हैं तो भविष्य में हमारी काफ़ी सारे जो लक्ष्य उनको प्राप्त करने में बहुत हमको परेशानी हो सकती है। तो इस चीज़ के लिए हमको हमेशा एनालिसिस करते रहना चाहिए और योजनाओं को एनालाइज करते रहें। आज पहले का समय होता था कि जब बच्चा नॉर्मली परिवार में आता था तो जो बड़े बुजुर्ग होते थे वो लोग किसी चीज़ के बारे में सोच के निवेश कर दिया करते थे। बट आज की डेट में सर, चूँकि परिस्थितियाँ इतनी तेज़ी से विकसित हो रही हैं और एनवायरनमेंट बदलता जा रहा है, तो हमको हमेशा अपने जो भी हमने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, उसको रिव्यू करते रहना चाहिए। अगर हम समय समय पे इसको रिव्यू नहीं करेंगे तो हमको उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में बहुत तकलीफ होगी। हमको हमेशा 2-3 साल के बाद देखना चाहिए कि हमने जिस उद्देश्य को लेके ये निवेश किया हुआ है उस निवेश को पाने में ये हमको कितना मददगार हुआ है। तो उसी तरह से हमको लक्ष्य बनाना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर हम भोपाल से आज दिल्ली जाने के लिए निकलेंगे तो हमको आधे रास्ते में जाके देखना जरूरी चाहिए कि हमने अपनी स्पीड कितनी पकड़ी थी, हम तय समय में पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। अगर हमारी स्पीड कम हो तो हमको अपने आगे का जो सफ़र है वो तेजी गति से पूरा करना होगा ताकि हम समय पे दिल्ली पहुंच सकें। इसी तरह से अगर हम स्पीड हमारी प्रॉपर रहेगी तो हम आसानी से अपने लक्ष्य पे पहुंच पाएंगे। तो हमेशा निवेश करते समय सर हमको अपने जो इन्वेस्टमेंट है उनको रिव्यू करते हुए आगे बढ़ना चाहिए ताकि हम उन लक्ष्यों को बहुत आसानी से पूरा कर सकें। बिल्कुल सही है। बुट्टन साहब, ध्रुवेश जी ने इसके पहले कहा था कि धन संग्रह हमारी भारतीय दर्शन में हमारी प्रवृत्ति, हमारी परंपरा रही है, और शायद कहीं अब यदा कदा जो दफीना कहीं उपलब्ध होते हैं, मिलते हैं, वो शायद इसी का प्रमाण है कि हमारे बुजुर्ग आपातकाल के लिए, धन संग्रह के लिए कितने सचेत होते थे। तो किस तरह से ये जो संचय किया हुआ धन आड़े वक्त में व्यक्ति को धनवंतरी के रूप में वरदान देता है और सहायता करता है, कैसे बचाना चाहिए? खर्चे बहुत हैं आजकल लोगों में। देखिए, निवेश की जब आप बात करते हैं ना, तो उसमें 3 शब्दों को ध्यान में रखना चाहिए। पैसा जिसको निवेश करना है, समय जिसके लिए निवेश करना है, और सबसे बात पैसे और समय के साथ साथ है प्रयास।
अगर आपके इसके पास साथ आप मेरे ख्याल से एक शब्द और इसमें जोड़िए, लक्ष्य। लक्ष्य, जैसे गोल की अभी बात कर रहे थे, तो लक्ष्य निर्धारित करके उसको हासिल करना। बिल्कुल। अच्छा, जहां तक आप लक्ष्य की बात कर रहे हैं जी, निवेश में लक्ष्य भी आजकल बहुत परिवर्तनशील हो गए हैं। पहले हम ये तय करते थे कि हम अगर वित्तीय नियोजन करना है तो हमारे पास एक ही कारण होता था कि हम बच्चों की शिक्षा के लिए कर रहे हैं और समय समय अस्वस्थ ना हो जाए, बीमारी ना हो, उसके लिए कर रहे हैं। लेकिन अब एक नया टर्म आ गया है, हम अपनी आर्थिक स्वतंत्रता के लिए निवेश करना चाहते हैं। और अगर हम आर्थिक स्वतंत्रता चाहते हैं तो हमें निवेश वही 60-40 की रेशो में हमेशा करना चाहिए। और जैसा मैंने अभी कहा कि पैसा, समय और प्रयास, ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आपका प्रयास विवेकपूर्ण है और आप उसमें समय देते हैं तो जितना भी पैसा आप लगा रहे हैं वो एक समय के बाद उसकी कीमत खुद बढ़ जाएगी। जैसे आप ये शेयर्स बाजार और बॉन्ड्स वगैरह भूल भी जाते हैं, तो अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक ही चीज़ चाहिए, समय। जितना समय निकल जाएगा कैपिटल गेन आपका उतना बढ़ जाएगा। आप धैर्य जो है आपको, और अनुभव ज्ञान आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही है। अच्छा, बदलाव की आपने बात की, मानसिकता, सोच बदली है, ये बात सही है। पहले जैसे अभी सेवानिवृत्ति की बात की थी, तो पहले लोग ये सोचते थे यार 50 के हो गए, 55 के हो गए, अब आराम करेंगे। लेकिन अब जो नया युवा जो है, अब ये सवाल दोनों से है आपसे, जो यंगस्टर्स हैं उनकी ये सोच है कि अभी खूब मेहनत कर लो, 40-50 के बाद फिर जीवन जिएंगे, उन्मुक्त जीवन की मैं चर्चा करूंगा सर। पहले का समय जब होता था तो लोग जब रिटायर होने जाते थे तब वो घर बनाने या गाड़ी लेने के बारे में सोचते थे। बट आज के समय में देखिए, आज का युवा जैसे ही नौकरी प्रारंभ करता है 2-3 सालों के अंदर वो गाड़ी खरीद लेते हैं, सुविधाएं काफी और 4-5 सालों के अंदर उनको घर की प्लानिंग करना होता है। तो ये काफी कुछ प्रीपोन्ड हो गया है। तो जो पहले के समय जो निवेश होता था उनके द्वारा इन लक्ष्यों को पाना उतना आसान नहीं रहेगा। और साथ ही साथ जो जरूरतें हमारी आ रही हैं सर, वो जरूरतें भी बदलाव के ओर बढ़ती जा रही। जैसे आपने बात किया कि सर रिटायरमेंट, आज की डेट में हमारे देश में रिटायरमेंट बहुत सभी लोगों के लिए बेसिक जरूरत है। क्योंकि जो एक गारंटी वर्ड होता था पहले, सभी तरह के शासकीय मोस्टली सेवाएं हुआ करती थी, वहाँ एक पेंशन का माध्यम होता था कि सेवानिवृत्ति के बाद लोगों की आय का जरिया बना रहता था। बट अब मोस्टली जगहों पे रिटायरमेंट के बाद कोई ये सुविधाएं बंद हो गई, पेंशन अब नहीं है। साथ ही साथ आज की डेट में जो मोस्टली जो जॉब्स हैं वो प्राइवेट सेक्टर में हैं। ध्रुवेश जी, हम एक कॉलर से बात कर लेते हैं अभी, वो पूना ये बीना से हैं, सुरेश प्रजापति जी। ओके जी। हेलो सुरेश जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी, स्वागत है जी, सवाल कीजिए। सर, मेरा सवाल ध्रुवेश जी से है। हाँ जी। कि अभी मेरी उम्र लगभग 59 साल की हो गई है जी, और अगले साल मेरा रिटायरमेंट है। तो रिटायरमेंट पे कुछ कॉर्पस मुझे मिलेगा मेरे कंपनी की तरफ से। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि मैं उस पैसे को कहाँ निवेश करूँ जिससे मुझे कुछ जरूरती जो खर्चे होते हैं वो भी पूरे हो सके, और मैं आगे अपने पैसा जो मेरा जो है कॉर्पस वो भी सेफ रहे। तो मैं कहाँ मुझे निवेश करना चाहिए? चलिए सुरेश जी, सवाल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत बधाई। 59 पूरा करके अगले बरस आप षष्ठी पूर्ति की तैयारी करेंगे और आपके बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक रस्म होती है षष्ठी पूर्ति की आती है, और इनको उसके अनुपात में जो उनको पैसा मिलेगा सेवा काल का, वो किस तरह से एक सुनियोजित निवेश करें कि ये और अपने एंजॉयफुल जीवन जी सकें। सर नॉर्मली सर आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने सक्सेसफुल इतना समय बिताया है और अगले वर्ष आप सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। तो सर इसको एक सेकंड लाइफ हमारी बिगिन होती है। तो मैं आपको बिल्कुल बोलूँगा कि सर इसके लिए आप एक तरह से अपना रोड प्लान जरूर बनाएं कि आगे आने वाली ज़रूरतों को आप किस तरह पूरा कर सकें। मोस्टली सर हमारे यहाँ देश में देखा जाता है, जब हम सेवानिवृत्त होते हैं तो हमको एक बड़ा कॉर्पस मिलता है, जैसा आपने बताया। तो हम काफ़ी सारे लोग हमारे पास आते हैं जो इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। तो सर एक आप टर्न होती है हमारे यहाँ म्यूचुअल फंड में, आप उसको लमसम इन्वेस्ट कर सकते हैं और सिस्टमेटिक विड्रॉल के थ्रू आप उसमें से नियमित आय का एक जरिया बना सकते हैं। इस तरह से नियमित आय तो हमको मिलेगी रेगुलर आपको, साथ ही साथ हमारा कॉर्पस भी उसमें बहुत अच्छा बढ़ता गया है। तो पिछले वर्षों में ये देखा भी गया है कि इस तरह से जिन भी लोगों ने निवेश किया है उन सभी को बहुत अच्छा प्रतिफल मिल रहा है और रेगुलर उनके पैसे भी बढ़ते जा रहे हैं। और हर महीने जैसे आपने बनाया, आपकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग आप उसमें से पैसे को यूज़ भी कर सकते हैं। तो आपका जो सेकेंड इनिंग ऑफ लाइफ है आप बहुत इंजॉयफुल अपने पैशन के लिए जी सकते हैं। सर सेम चीज़ हम प्राइवेट सेक्टर वाले लोगों को भी बोलते हैं। गवर्नमेंट जॉब में तो ये सुविधा है कि 60 साल के बाद रिटायर होते हैं, बट प्राइवेट सेक्टर में जो काम करने वाले हमारे साथी होते हैं उनके पास 60 साल के पहले ही उनको रिटायर हो जाते हैं मोस्टली लोग। तो सभी को मैं यही अनुभव करता हूं कि हम सभी को अपनी उम्र जब भी हम चाहते हैं कि हमको रिटायर होना, उस समय तक एक इतना कॉर्पस जोड़ लें कि उस पैसे से हमको SWP या दूसरे
इंटरेस्ट के फॉर्म में हमको इतना पैसा आता रहे कि उससे हम एक लेविश लाइफस्टाइल जी सकें। तो हम सभी को कोशिश करना चाहिए कि एक अच्छा कॉर्पस हम लोग क्रिएट कर लें, ताकि उसके थ्रू हम अपनी सेकेंड इनिंग अपने पैशन के साथ जी सकें, ताकि हमारे लाइफ और सभी सबऑर्डिनेट हमारी लाइबिलिटीज को कंप्लीट करते हुए हम प्रॉपर अपनी लाइफ ये है जी कि सकें। ये भी जैसे निवेश के लिए शुरुआत करना चाह रहे हैं तो म्यूचुअल फंड के जरिए ये शुरुआत करें, सुरक्षित रहेगा, सरल सहज रहेगा। सर मेन चीज है ना? इसको बहुत और अगर ध्यान इनको रखना है। अनुभव नहीं है तो फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाहकार से सलाह ले ले सकते हैं, क्योंकि है ना कॉलर एक हमसे जुड़ चुके हैं भोपाल से, आयुष मिश्रा जी। हेलो 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 जी सर। जी स्वागत है कार्यक्रम में आयुष जी। जी सर मेरी उम्र अभी मैंने जस्ट जॉब स्टार्ट की है सर। जी जी जी। तो मैं सर से ये जानकारी चाह रहा हूँ कि जैसे मैं किस तरीके से इन्वेस्टमेंट अपना बनाऊं और क्या मेरे तरीके होने चाहिए। निश्चित तौर पे आजकल काफ़ी मैं ग्रो वगैरह पे भी देख रहा हूँ कि डायरेक्ट और रेगुलर का भी दिख रहा है, और उसके साथ साथ सर किस तरीके के होराइजन्स में इन्वेस्ट करना आज की डेट में मेरे जैसे स्टार्टिंग करियर के हिसाब से अच्छा एक तरीका हो सकता है। चलिए, आपने जॉब की शुरुआत की है और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं उज्जवल भविष्य के लिए। और ध्रुवेश जी, किस तरह से इन्वेस्टमेंट की इनको टिप्स आप बताना चाहेंगे? सर आपको मुबारक हो, पहला तो आपने अपना एक कैरियर चालू किया है। तो नॉर्मली सर हम लोग अर्थशास्त्र की भाषा में बोलते हैं, जब भी आप, जैसा भी बुट्टन सर ने बताया था कि जैसे ही आप अर्निंग चालू करें तो अपनी अर्निंग का हमको 60% ही खर्च करना चाहिए, 40% कम से कम निवेश में हमको यूज़ करना चाहिए। नॉर्मली ये देखा गया है, यंगस्टर्स खासकर ये गलतियां करते हैं सर, कि उनके पास जो भी अर्निंग आती है उसमें से अधिकांश पैसे को वो खर्च कर लेते हैं। अगर खर्च करने के बाद गलती से कुछ पैसा बच जाता है तो उसको ही निवेश करने के बारे में सोचते हैं। ध्रुवेश जी, इनके पास समय पर्याप्त है, जी जी, एज फैक्टर्स का भी ऐसी कोई बंदिश नहीं है, पर्याप्त है और अर्निंग इनकी शुरू हो चुकी है। भविष्य के लिए एक लॉन्ग विजन रख के इनको किस तरह से प्लान बताएं, लेकिन ये प्लान हम बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद जी। हम निवेश कार्यक्रम जारी रहेगा, लौटते हैं एक ब्रेक के बाद। गगन से नीचे आओ ना, साथ हमारे दूध मलाई मिलके खाओ ना। चंदा मामा नील गगन से नीचे आओ ना, साथ हमारे दूध मलाई मिलके खाओ। ब्रेक के बाद निवेश कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं आर्थिक विकास और निवेश की, किस तरह से दोनों का एक दूसरे से संबंध है और किस तरह व्यक्तिगत विकास देश के विकास में योगदान देता है। ब्रेक पर जाने से पहले एक सवाल आया हुआ था, उनकी नई शुरुआत है और पर्याप्त समय है, उनके पास एनर्जी भी पूरी है जी जी, और वो आगे अपना भविष्य, उज्जवल भविष्य नौकरी के साथ साथ निवेश के जरिए भी बनाना चाहते हैं, क्योंकि आजकल आपने देखा कि पेंशन का कंसेप्ट धीरे धीरे लगभग ख़त्म हो चुका है, ताकि इनको एक अच्छा कॉर्पस मिले। जी 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 सर, जैसे अपने कॉलर साहब हैं, यंगस्टर, हमारे भारत देश पूरा यंगस्टर लोगों से है, तो मैं सभी को ये बोलता हूँ कि सर अर्निंग का हम पैसे निवेश तो करेंगे, हमको थोड़ा सा अपनी ज़रूरतों को एनालाइज करना चाहिए। तो जो भी आपके लंबे समय के लक्ष्य हैं उनको आप SIP के थ्रू निवेश करके आसानी से पूरा कर सकते हैं। SIP बहुत ही फ्लेक्सिबल प्रोडक्ट है, जैसा हमारे युवा आज की डेट में चाहते हैं, वो बंधनों में बंधना नहीं चाहते, उनको फ्रीडम बहुत पसंद आती है कि वो अपनी चीज़ों को अपनी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग परिवर्तित करते रह सकें। तो हम SIP के थ्रू निवेश करके हमारे कॉलर बहुत अच्छा कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं, जिससे उनके भविष्य में आने वाली सारी ज़रूरतों को तो वो पूरा कर ही सकते हैं, चाहे वो रिटायरमेंट हो, भविष्य में गाड़ी खरीदने का उनका सपना हो या घर लेने का सपना, उसको आसानी से पूरा कर सकते हैं। बट एक एसेट एलोकेशन हमेशा उनको रखना चाहिए। एक इमरजेंसी फंड का कॉर्पस सर साथ ही साथ बनाना बहुत आवश्यकता है, क्योंकि कई बार हमारे जीवन में ऐसी तात्कालिक परिस्थितियां आ जाती कि हमको एक कॉर्पस की आवश्यकता पड़ती है।
शायद घर में कोई बीमारी आ जाए या अचानक कोई दूसरी ज़रूरतें हमको पूरी हो जाए, तो उसके लिए एक कॉर्पस हमारे पास शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म का होना चाहिए, जिनको हम डेट फंडों में यूज़ करके बना सकते हैं। और जो लॉन्ग टर्म की हमारी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए हम इक्विटी संबंधित योजनाओं में निवेश करके बहुत आसानी से पूरा कर सकते हैं। नॉर्मली सर इक्विटी फंडों में ये देखा गया है कि अगर हम लंबे समय तक 3 से 5 वर्षों के लिए निवेशित रहते हैं तो मिनिमम 12 से 20% के लगभग का हमको रिटर्न मिल जाता है। तो इस प्रतिफल के साथ हमारा कॉर्पस बहुत बन जाता है। ये अक्सर देखा गया, अगर हम एक 10,000 रुपये का भी छोटा सा निवेश चालू करते हैं तो ये पैसा हम जो धीरे धीरे करके सर जमा करते हैं, ये हमारे पास बहुत बड़ा अमाउंट बना देता है। उदाहरण के लिए अगर हम ये 10,000 रुपये का निवेश अगले 10 वर्षों के लिए भी रखते हैं तो हमने पैसा तो केवल 12 लाख रुपए जमा किए, बट इसका जो मूल्य हो जाता है वो करीबन 40 लाख रुपए हो जाता है। वो उस समय के लिए हमारी ज़रूरतों को बहुत आसानी से पूरा करता है। बिल्कुल आयुष जी, आप इस तरह से शुरुआत करें, शुरुआत में विशेषज्ञ की सहायता लेके फिर, लेकिन आपसे एक ज़रूर बात कहना चाहेंगे कि आर्थिक जगत से जुड़े हुए जो भी साहित्य है, जो भी जानकारियां हैं, उसको आप बराबर अध्ययन करते रहिए, उससे सीखते रहिए और अपना आत्मविश्वास बढ़ा के निवेश की तरफ खुद आगे बढ़िए। और एक बात आत्मविश्वास कितना महत्वपूर्ण है, मैं और बुल्टन साहब इनको इजाफा करना चाहता हूँ कि आप डरिए मत। जो राजपूत साहब ने आपको बहुत सारी चीजें बताई, डर के आगे तो जीत है डर के आगे जीत है। आप खूब खर्चा कीजिए अपनी सैलरी में से, लेकिन खर्च किस पे करना है ये तय करिए। सोना खरीदिए, वो आपका इन्वेस्टमेंट भी है और खर्चा भी है, वो आपको हमेशा लिक्विड रहेगा आपके पास। प्रॉपर्टी खरीदिए, रियल एस्टेट में लीजिए, आपका इनकम टैक्स से आप बचत कर पाएंगे। तो सदैव युवा रहने के लिए अपने मस्तिष्क को सदैव युवा रखिए और बिंदास जिए और खूब खर्चा कीजिए, लेकिन खर्चा देखिए कि खर्चा करने की मद कौन सी है। गोल्ड पे खर्च कीजिए, आपको वापस मिलेगी। हमेशा प्रोडक्टिव चीज़ों पर खर्चा कीजिए, अनप्रोडक्टिव चीज़ों पे खर्चा मत कीजिए। एक और प्रोडक्टिव चीज है कि सेहत पे खर्चा कीजिए। सेहत पे खर्च, मैं पहले ही कहा, मैं सेहत पे कीजिए, क्योंकि आपके होने से ही सब होने वाला है। आपको बहुत सेहत पे ध्यान रखना चाहिए। अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो कुल खर्चे का आपने देखा गया, एक स्टैटिस्टिक्स मैंने पढ़ी है, इसमें 58% से 75% तक खर्चा लोगों ने अपनी बीमारी के लिए खर्च किया। अगर आप स्वस्थ हैं तो ये सारा आपकी सेविंग है। पहला सुख निरोगी का है। जी जी, दूजा सुख हाथ में माया। तो आप निरोगी काया रहिए, दोनों बहुत आपको जरूरी हैं। जी जी। और बुल्टन साहब, युवाओं के लिए स्वावलंबन के लिए जी और किस तरह से सलाह देना चाहेंगे कि वो अपना सोच जी अपने विकास के लिए किस तरह से परिवर्तित करें? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। क्योंकि युवा बहुत योग्य भी हैं और नए जमाने के साथ नए तरीके से आगे बढ़ने में सक्षम है। मैं आपको एक बहुत व्यावहारिक बात बताने वाला हूँ इसके बारे में, कि मेरे बहुत परिचित एक व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने बच्चों को बोल दिया कि तुम 10th क्लास में आ गए हो और 12th भर कर लो, उसके बाद हम तुम्हारी कोई सहायता नहीं करेंगे, ना हम तुम्हारे घर का कोई काम करेंगे, ना तुम्हारा व्यक्तिगत काम करेंगे, ना कोई पैसा देंगे, आपको सब कुछ खुद करना है। ये एक वार्निंग उनको देने पर इतना परिवर्तन आया बच्चों में कि उन्होंने, जो सारा दिन लोग शिकायत करते हैं कि हमारा बच्चा हमेशा मोबाइल पे लगा रहता है, हमेशा मीडिया पे लगा रहता है, उन्होंने उस मीडिया से धन को कैसे कमाया जाए इसको सीखा। बहुत सारे प्रोग्रामिंग सीखी, बहुत सी डिज़ाइनिंग सीखी और 12th पास करने के बाद आज उस बच्चे के पास 70,000 रुपीज़ पर मंथ उसकी इनकम है। उसने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है और जब उसको देखा तो उसके छोटा भाई जो उस टाइम 9th में पढ़ता था, उसने भी ऑनलाइन गेम से और बहुत सारी चीज़ों से पैसा कमाने की सीखी और वो भी 30,000 to 40,000 खरीद रहा है। तो आप जमा कर रहा है, तो आप सोचिए कि इतने 9th क्लास का बच्चा और 12th क्लास का बच्चा जब इतना अवेयर हो गया तो क्यों चाहिए उसे पेंशन और क्यों कुछ करना है। ये 70,000 को इन्वेस्ट करके वो मल्टीपल इन्वेस्टमेंट करेगा और अपनी ज़िंदगी को बहुत खुशहाली से जिएगा। खुश रहना एक बहुत बड़ी नियामत है, खुश रहना सीखिए, उससे बड़ी कोई दौलत नहीं। बिल्कुल, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकलीफ से पहले खुदा बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। बिल्कुल सही है। आपने कहा कि जिस तरह से उन्होंने 9th-10th क्लास से ही बच्चों को स्वावलंबन की ओर प्रेरित किया, और इसका बहुत अच्छा उदाहरण प्रकृति हमें देती है। परिंदों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं जी जी, कि घोंसले में वो मादा परिंदा बच्चों को तब तक ही सहेज कर रखता है जब अंडे में रहती है। अंडे से बाहर निकलने के बाद उनको और थोड़ा सा प्रोटेक्शन देंगे, लेकिन जब वो पर आ जाते हैं फिर उन्हें उन्मुक्त छोड़ दिया जाता है कि अब अपना रास्ता, अपनी उड़ान तुम खुद करिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छा ये नियम हमको सिखाती है। संघर्ष और योग्यता, जी जी, ध्रुवेश जी, किस तरह से व्यक्ति को आगे ले जाती है? सर, संघर्ष जिस तरह से कहा जाए, अगर आर्थिक विकास के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो जिंदगी हमको रोज कुछ ना कुछ नए देती है, तो हमको हमेशा सीखों को सीखना चाहिए। उदाहरण के लिए मैं निवेश की भाषा में बात करें तो मोस्टली जो यंगस्टर्स होते हैं ये निवेश के लिए अपने अग्रज जो होते हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स, उनसे सीखते हैं, अपने समाज से सीखते हैं। उन लोग ने जहाँ निवेश करते आए उसके बारे में जानकारियाँ लेते हैं। बट आजकल सर बहुत सारी जानकारियाँ ऑनलाइन भी हमको अवेलेबल हैं।
कई चीज़ें तो बिल्कुल सही होती हैं, बट कई चीज़ें भ्रामक भी हमको पहुंचाई जाती हैं। अननेसेसरी चीज़ों के पीछे हमको अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। तो मैं युवा लोगों को ये सचेत भी करना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे हमको चीज़ें दिखाई जाती हैं। उदाहरण के लिए हम अभी वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में देखें, क्रिप्टो करेंसीज में लोगों को निवेश के बारे में बताया जाता है। बहुत सारे ऑनलाइन गेमिंग ऐप आ गए हैं जिसमें लोगों को प्रोवोक किया जाता है कि वो लोग गेम खेलें, उनको बहुत आसानी से पैसे अर्निंग मिल जाएंगे। बट साथ में एक वार्निंग भी होती है कि ये चीज़ें मोस्टली छलावा रहती हैं। अधिकांश लोगों को इन चीज़ों पे लाभ होने की बजाय हानि होता है। तो इन चीज़ों के लिए संघर्ष रहते हुए हमको देखना चाहिए कि हमारे समाज में किसी ने ये काम किया है या नहीं लिया, और साथ ही साथ कोई ना कोई तो हमको इस तरह के लोग मिल जाएंगे जिनकी विशेषज्ञता होगी इन चीज़ों के मामले में, तो उनसे जरूर सीख लेना चाहिए। ब्लाइंडली फॉलो नहीं करें, आप blindly पहले follow ना खुद करें। उसको विश्लेषित करें और विश्लेषित सर, करने के बाद विश्लेषण करें। करने का ये फायदा होता है कि उससे जो होने वाली हानि उनसे हमको बचाव मिल बचाव। रमेश जाता जी है। कॉलर और हमसे जुड़ चुके हैं जबलपुर से सुशील जैन। जी हेलो हेलो जी सुशील जी, सर, स्वागत मैं है ये कार्यक्रम जानना में। चाह रहे थे, जैसे अभी नीरज जी बोल रहे थे कि जैसे एमएफ में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें या जी। फिर अपन रियल एस्टेट में करें या गोल्ड में, किसमें ज्यादा अच्छा रिटर्न मिल पाएगा? जैसे हमारे यहाँ पे लोग रियल एस्टेट में करते हैं तो रिटर्न उसमें ज्यादा अच्छा दिखता है। बिल्कुल तो सही है। हम ये निवेश किस तरीके में रहेंगे? जैसे निवेश का एक फार्मूला है कि एक जगह स्थिर नहीं रहना चाहिए, थोड़ा थोड़ा बांटते रहना चाहिए। ध्रुवेश जी, आप क्या जी, जी, एक सर। विशेषज्ञ के रूप में सर, सलाह अगर देंगे? हम बात करें निवेश में, जिस तरह से हम भोजन करते हैं तो हमारे भोजन में सब्जी, दाल, रोटी, सलाद, अचार, पापड़ सभी चीज़ें होती हैं। उसी तरह हमारा जो निवेश का एक पोर्टफोलियो होना चाहिए, जो हमारा बचत होनी चाहिए, वो सभी चीज़ों में बटा होना चाहिए। हमारा कुछ पैसा प्रॉपर्टी में भी होना चाहिए, कुछ पैसा प्रोविडेंट फंड में, कुछ पैसा गोल्ड में, और कुछ पैसा हमारा इक्विटी रिलेटेड प्रोडक्ट में भी होना चाहिए। बस कितना पैसा किस चीज़ में होना चाहिए ये व्यक्ति की ज़रूरतों के अकॉर्डिंग एनालाइज होता है। हर चीज़ों के अपने अपने मुनाफा है। गोल्ड हमारा, जैसा अभी बुट्टन सर ने बताया था, बहुत अच्छा निवेश है, सुरक्षित होता है, लगातार वृद्धि देता आया है। प्रॉपर्टीज़ भी एक बहुत अच्छा निवेश है और हमारे भारतीयों में बहुत ज़्यादा चलन होता है सर। संपत्ति का सृजन हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, बट प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करने के लिए हमको एक कॉर्पस की ज़रूरत होती है। प्रॉपर्टी में छोटा पैसा नहीं हम निवेशित कर सकते। तो जब आपके पास एक अच्छा पैसा हो जाए तो उस कॉर्पस को आप यूज़ करके प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके अलावा हम मेटल्स, जो हमने बात किया, इसके बहुत सारे एडवांस तरीके आ गए हैं। उदाहरण के लिए हम गोल्ड का ETF खरीद सकते हैं। भारत सरकार की तरफ से सोवरेन और गोल्ड बॉन्ड योजनाएं लाई गई हैं। इन योजनाओं का फ़ायदा उठाएंगे तो हम ट्रेडिशनल तरीकों की तुलना में बहुत अच्छा प्रतिफल पा सकते हैं। बट यंगस्टर लोगों को खासकर सर, जिस पैसे को हम लंबे समय तक रख सकते हैं निवेशित, तो एनालाइज ज़रूर करिए कि हमारी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग लंबे समय तक निवेशित रहने पे किन चीज़ों पे आपकी ज़रूरतों को आसानी से आप पूरा कर सकते हैं। अगर आप खुद ही एनालाइज ना कर सके तो किसी की विशेषज्ञ के थ्रू खुद आप को इन जागरूक चीज़ों को रखिए, सचेत रखिए जी, और आगे mostly। बढ़ते जाइए। बुट्टन साहब, अभी बात चल रही थी कि जड़ से जुड़े रहिए और नई शाखाएं विकसित करते रहिए। बिल्कुल। जो हमारी परंपराएं जी, हैं जी, उसको भी आपको सहेज कर रखना है। और भारतीय अर्थव्यवस्था में हम देश के विकास की बात कर रहे हैं, कृषि का बहुत महत्वपूर्ण योगदान जी होता हाँ, है। जी लेकिन कृषि के योगदान में महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाते हैं कृषक। जी तो अगर एक किसान मान लीजिए अपने खेत में जो बीज बो रहा है जी और उसको पूरे खेत में फैलाया जाता है बीज को, जी। अगर मान लो वो बजाय बीज को फैलाने के खेत में एक जगह स्थिर करके गाड़ दे तो क्या होगा? वही बात अगर निवेश के मामले में अगर सोचा जाए जी। कि निवेश को विकेंद्रीकृत किया जाए बिल्कुल। तो उसके क्या अच्छे परिणाम है, और एक जगह इकट्ठा करके उसको स्थिर करना, उसकी क्या हानि है? देखिए, मैं अपने से संबंधित जो मेरे संपर्क में आते हैं, क्योंकि मैं हमेशा कॉलेज टीचिंग में रहा हूँ, बिल्कुल। तो मैं युवाओं को हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि आप एक स्कीम ले लीजिए और उस स्कीम का नाम है गेट एंड फॉरगेट। बिल्कुल सही आप है। अगर युवा ऐसी जगह पर आजकल काम करते हैं कि हर 2 साल में छोड़ के दूसरे शहर में चले जाते हैं, आप जहाँ पर भी अपना जॉब शुरू कीजिए वहाँ रियल एस्टेट में सबसे कम, सबसे छोटी प्रॉपर्टी को खरीदिए। चाहे वो एक कमरे की प्रॉपर्टी हो, चाहे एक 1 रूम बेडरूम हो, आप उसको खरीदिए और उसको भूल जाइए कि मैंने खरीदी थी। फिर अगली जगह ट्रांसफर होता है तो फिर एक सबसे छोटी खरीदिए। पहला लाभ ये होगा कि छोटी प्रॉपर्टी को खरीदना भी आसान है और बेचना भी आसान है। बड़ी प्रॉपर्टी को बेचना मुश्किल होता है। और फॉरगेट इसलिए कहा कि आप जब रिटायर होने वाली उम्र में आ जाएंगे, जब तक आपके पास छोटी छोटी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होंगी, और जब आप उसको उसी क्रम से बेचना शुरू करेंगे तो आपके पास लिक्विड अमाउंट इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आप अपनी जो भी योजना बना रहे हैं वो कभी रुक नहीं सकती, सबके सब संपन्न होगी, जितना चाहो आपके पैसा तरकश में सारे तीर होंगे सारे उस समय तीर। जब जिसकी आवश्यकता है आप बिल्कुल, तीर चला बिल्कुल। सकते हैं।
ध्रुवेश जी जी, सर। डाइवर्सिफिकेशन किस तरह करना चाहिए, मतलब पोर्टफोलियो की मैं बात कर रहा हूँ, करंट सिनेरियो को अगर हम देखें और भविष्य के लिए योजना बनाएं, जी जी तो किस तरह का एक पोर्टफोलियो के आप सुझाव देना चाहेंगे? सर, पोर्टफोलियो के लिए एक सबसे बेसिक रूल हमको ध्यान रखना चाहिए। पहला, हमारा ज़रूरतें हाँ जी। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। फिर साथ ही साथ उन ज़रूरत को पूरा करने के लिए हम जिन योजनाओं को लेने वाले हैं, उन योजनाओं के प्रति हमारी जागरूकता कितनी है, समझ कितनी है, उन योजनाओं की निरंतरता बनाए निरंतरता बनाए रखनी चाहिए। साथ ही साथ हमारे सर निवेश में हम रिस्क कितना ले सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर एक युवा आज की डेट में गाड़ी चलाएगा तो आप देखते होंगे आराम से वो 70-80 की रफ्तार पे अपनी गाड़ियां चला लेते हैं, बहुत इजीली ड्राइव करते हैं। बट उसी की तुलना में अगर एक बुजुर्ग व्यक्ति गाड़ी चलाता है तो वो काफ़ी संभल के गाड़ी चलाता है, उसकी जो स्पीड होती है वो बहुत कम होती है। सेम हमारी जब इन्वेस्टमेंट जर्नी होती है, अगर हम युवा हैं तो अपनी योजनाओं को इस तरह से हम निवेशित कर सकते हैं कि हमारे पैसे पे ग्रोथ ज़्यादा मिले, रिस्क भी रहे तो हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे समय लंबा समय हमारे पास निवेश के लिए। बट जब हमारी ज़रूरतें पास आ जाती हैं, जब हमारे लक्ष्य पास आ जाते हैं, तो हमको उन पैसों को गारंटेड जगहों पे ज़रूर स्विच कर लेना चाहिए। इसी को मैंने बताया था सर कि हमको रिव्यू करते रहना चाहिए, अपनी ज़रूरतों को एसेस करते रहना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक गाड़ी चलती है, जब वो लंबा दूरी होती है स्टेशन के आने के लिए ट्रेन की, तो बहुत तेज़ रफ्तार में चलती है। बट जब वो आउटर पे आती है तो ड्राइवर साहब थोड़ा सा स्पीड को कम कर देते हैं, और जब प्लेटफॉर्म पे आती है तो धीरे धीरे आके वो रुक जाती है। इसी तरह हमारे भविष्य में आने वाली जो ज़रूरतें हैं, उनको एनालाइज करते हुए हमको अपनी योजनाओं को निवेश करना चाहिए। हमारा पोर्टफोलियो इस तरह का होना चाहिए, जब हमारा लक्ष्य पास में आए उस समय हमारा पैसा सेफ, सिक्योर और गारंटेड हो, और जब हमारा वो लक्ष्य दूर हो तो हम उस योजनाओं को एग्रेसिव रख सकते हैं, और थोड़े से ज़्यादा रिस्क वाली जगहों पे जहाँ पे हमको रिटर्न ज़्यादा मिलने के चांसेस हों, बढ़त ज़्यादा होने की संभावना, उन जगहों पे अपने निवेश में शामिल कर सकते हैं। तो इस चीज़ को एनालिसिस करते हुए आपको अपना पोर्टफोलियो हमेशा डिज़ाइन करना चाहिए, और साथ ही साथ सर इसको रिव्यू करते रहेंगे तो कभी भी ये पोर्टफोलियो हमारा ख़राब नहीं होगा, और हमारी ज़िंदगी के जो भी वित्तीय लक्ष्य हैं उनको हम बहुत आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। बिल्कुल सही है बुट्टन साहब। जिस तरह हमने अभी कहा कि कृषि का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है भारतीय अर्थव्यवस्था में, तो ग्रामीण जन जो हैं वो परंपरागत तरीके से धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, नए तकनीक के साथ काम कर रहे हैं। नवाचार से जुड़ने के लिए उनका जीवन किस तरह आप बदलता हुआ देखेंगे? देखिए, अब ये तो हम शायद नहीं कह पाएंगे कि नवाचार कितना महत्वपूर्ण है आगे बढ़ने के लिए। गाँव में डिजिटलाइजेशन नहीं है, गांव के हर एक व्यक्ति के पास आजकल मोबाइल है, वो बिल्कुल उससे जुड़ा हुआ है। शायद कभी कभी तो हम ये महसूस करते हैं कि हमसे भी ज़्यादा एक्सपर्ट तरीके से पूरा डीलिंग कर रहा है, तो ये तो कोई समस्या रही नहीं। सवाल इस बात का है कि वो जैसे आप राजू साहब भी बोल रहे थे, वो जिस तरह से आप निवेश करते हैं, तो एक सावधानी रखिए कि उस निवेश के बारे में हमेशा पढ़ते रहिए। आपको खुद ही नॉलेज होगा, या तो सलाहकार के पास जाकर आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन सलाहकार पर भी आप इतना भरोसा करेंगे कि आंख बंद करके आपने इन्वेस्ट कर दिया और भूल गए, तो ये गलत होगा। आप जहां भी इन्वेस्ट करते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी लेते रहिए, और समय समय पर अपनी जानकारी को और विश्लेषित और उजागर करने के लिए सलाहकार के पास। आजकल तो गवर्नमेंट के बहुत सारे ऐप ऐसे हैं, एप्लीकेशन है मोबाइल पर, जो आपको आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह मदद करती हैं। एक एग्रो इन्वेस्टमेंट है जो आपने बोला, एग्रो इन्वेस्टमेंट में जाकर सब चीज मिल जाती है। और पॉली हाउस जैसी टेक्निक ऐसी है कि आप 10 गुना उत्पादन बढ़ा सकते हैं। मेडिसिनल प्लांट की ओर जा रहे हैं हम लोग। तकनीकें इतनी तेजी से सर बढ़ रही हैं, जैसे आप कृषक लोगों के बारे में हम चर्चाएं कर रहे हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट आ रहे हैं, पॉली हाउस आ रहे हैं, नई नई सिंचाई की तकनीकें आ रही हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगा ध्रुवेश जी कि जब हम बचपन को, अगर अपने बचपन को याद करें, तो हम उस उम्र में जब होते थे कि हम किताब पढ़ने का नाटक भले ही करें पर उल्टी पकड़ी है कि सीधी, ये भी हम नहीं पहचान पाते थे। जी, बिल्कुल बिल्कुल। उस उम्र के बच्चे आज मोबाइल पर हमसे ज्यादा उसको ऑपरेट करने के लिए महारत रखते हैं। बहुत सारी चीजें हमारे ज्ञानवर्धन के लिए सर अवेलेबल हैं, जिनसे ये सारी योजनाओं का फायदा उठा के हमारे कृषक लोग भी या जो आम जनता है वो भी उन चीजों को बिल्कुल कर सकती है। गवर्नमेंट भी बहुत सारे अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाती रहती है, सेबी की तरफ से भी प्रोग्राम चलते हैं, आरबीआई की तरफ से भी एजुकेट किया जाता है सभी को। आप चाहे क्रिकेट मैच देखें या सभी में, उनके बीच बीच में सरकार की तरफ से भी उनकी जो भी योजनाएं आती हैं उनके बारे में जानकारी दी जाती है। रेगुलेटरी अथॉरिटी के रूप में सेबी तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। बस ये ध्यान रखना चाहिए सभी लोगों को कि जब भी वो निवेशित होने के लिए इन योजनाओं के बारे में जानकारी रखते हैं, वो केवल ऐसी जगहों पे निवेश करें जो सरकार के नियमों का पालन कर रही हो। ऐसी किसी भी संस्था में निवेश नहीं करना है हम लोगों को जो सरकार के नियमों का पालन ना कर रही हो। ऐसी जगहों पे निवेश करने में जिनको हम पॉजी स्कीम्स के नाम से जानते हैं, चिट फंड कंपनियां जो आ जाती हैं। जी, छप्पर फाड़ के कोई आपको नहीं दे सकता। जो एक फॉर्मूला है उसी अनुपात में, जैसे बुट्टन साहब, देश की जो विकास दर चल रही है, जो पर कैपिटा इनकम का जो रेशो है, जो आरबीआई की गाइडलाइन है,
उसके दायरे में ही आपको ये लाभ मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। जो भी योजनाएं हमको बताती हैं छप्पर फाड़ के हम पैसे को दुगना कर देंगे, कई स्कीमें आ जाती 15 दिन में दुगना, साल भर दूर से हाथ जोड़ दो। बिल्कुल दूर से जो भी इस तरह की योजनाएं बनाए उनको बिल्कुल हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करके बोले भैया आप अपना निवेश करें, हमको इनके बारे में ना बताएं। तो हमेशा हमको जानकारी लेना चाहिए उन चीज़ों के बारे में और हमेशा उनके पीछे अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। हमको ज्ञान बहुत सारी जगहों पे मिलता है और जैसा अभी सर ने बोला था कि आप केवल अपने वित्तीय विशेषज्ञ को नहीं उसको भी रिव्यू कर सकते हैं सर, कि जो हमारा विशेषज्ञ जो जानकारी उसने दिया आप अगर इंटरनेट पे डालेंगे तो आपको उसके संबंध में और बहुत सारी जानकारी मिल जाएंगी। तो हम एनालाइज कर सकते हैं उन चीज़ों को बहुत आसानी से। जैसे हम अगर बीमार होते हैं एक डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर वो हमको कोई बीमारी गंभीर बता देता तो हमेशा हम सेकंड ओपिनियन लेने दूसरे डॉक्टर के पास भी जाते हैं, उसके बारे में हम इंटरनेट पे भी सर्च कर लेते हैं। तो बिल्कुल सेम इसी तरह से जब भी हम अपनी वित्तीय योजना बनाए अपने आर्थिक विकास के बारे में तो हम अलग अलग विशेषज्ञों को या इंटरनेट पे भी बहुत सारी जानकारियां हमको उपलब्ध हैं, उनके माध्यमों से हम अपने निवेश के बारे में बिल्कुल सही है। बुट्टन साहब कहते हैं कि आधी आबादी, मैं नारी शक्ति की बात कर रहा हूँ नारी वय बंधन जो योजना अभी आई है और नारी शक्ति का आज से नहीं पुरातन काल से बड़ा बढ़ चढ़ कर योगदान रहा है हमारे सामाजिक संरक्षण विकास के लिए। तो महिलाएं जिस तरह से आजकल छोटे छोटे घरों में काम करके आगे बढ़ रही हैं, एनजीओ के माध्यम से अपना योगदान दे रही हैं, उस तरह से और कहा भी जाता है कि हम अपने घर को परिवार को बनाते हैं या देखते हैं महिलाएं दूसरे परिवार को जहां वो विवाह के बाद जाती हैं तो काफ़ी बड़ा प्रभाव समाज पर है। महिलाओं के लिए जागरूकता के लिए और प्रयास किस तरह से करना चाहिए और वो नई दौर के साथ कैसे आगे बढ़े? देखिए महिलाओं के लिए एक प्लस पॉइंट हमेशा ऐसा रहता है जी जी कि वो उनके पास स्त्री धन होता है। बिल्कुल सही। हम बाकी सबके लिए बोलते हैं कि पैसा होगा तो इन्वेस्ट करेंगे, उनके पास तो है ही। जैसे आप बोले कि दूसरे घर में जाती हैं और उनको अपना फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होती है तो उनके पास अपने हिस्से का कहा भी जाता है कि पहली गुरु माँ होती है। तो वो खुद जिस तरह से इन्वेस्टमेंट प्लान बनाएगी उसके बच्चे भी वैसे ही सीखेंगे, क्योंकि एक माँ को पता होता है कि मुझे अगर पूरे महीने में 5 किलो अनाज इस्तेमाल करना है तो वो कैसे 3.5 किलो में गुजारा करके भी बचा लेती है, ये एक माँ ही जानती है। और एक और कहावत कही जाती है कि पेट में से सीख के आते हैं, खैर तो लेकिन यहाँ वो बात लागू होती है कि जैसी भावनाएं माँ की होंगी जनरेशन में वैसे ही उसका प्रभाव पड़ेगा जी। तो किस तरह से उनको आगे बढ़कर नए ज़माने के साथ चलने के लिए आप क्या उनको सुझाव देना चाहेंगे? देखिए सभी महिलाएं जो हैं आजकल पहला काम यह है कि महिलाएं जितनी सुशिक्षित होंगी बिल्कुल उतने ही सारे इस ऐप्स वगैरह को समझ पाएंगी और उनकी शिक्षा अगर है तो उनका सबसे बड़ा धन है शिक्षा। शिक्षित होंगी तो उनको अपने अधिकार पता होंगे, अपने कर्तव्य पता होंगे, कहाँ हमें नियोजन करना है, कहाँ संयोजन करना है, कहाँ उनको विश्लेषित करना है और अपने धन को कहाँ बहुत अच्छे तरीके से इन्वेस्ट करना है, ये सब वो अच्छे से जान पाएंगे। तो उनका पहला इन्वेस्टमेंट उनकी शिक्षा है। अगर वो शिक्षित हैं तो उनके लिए सब कुछ संभव है। बिल्कुल सही है। ध्रुवेश जी, आजकल हमारे देश में भी विकास का चौतरफा मतलब हम माहौल देखने को मिल रहा है। इंफ्रा हो या कोई भी सेक्टर हो, निवेश के नज़रिए से किन किन सेक्टर्स पर आप अभी भरोसा देख रहे हैं आगे आने वाले समय में? जिस तरह से विकास दर सर हमारे देश की होती है, किसी भी देश का जब विकास होता है तो सबसे पहले जो अर्थव्यवस्था का प्रवाह होता है पूंजी का सर, वो आर्थिक ढांचे पे होता है। मतलब परिवहन से संबंधित सेवाएं, कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी, तो जब यातायात में जाता है तो अब बहुत सारे ऐसे फंड्स अवेलेबल हैं जो इन पर्सनल सेक्टर्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं। साथ ही साथ सर कई ओपन एंडेड स्कीमें होती हैं जिसमें कि वो सेक्टर स्पेसिफाइड नहीं होते, बट वहाँ पे वित्तीय विशेषज्ञ होते हैं जो कंटिन्यूस रूप से देश की विकास दर के अकॉर्डिंग किन कंपनियों में ज़्यादा विकास दर आ रही उन कंपनियों को अपने निवेश में शामिल करते हैं। तो इनडायरेक्टली वो हमारे लिए सारा एनालिसिस करके हमको प्रोवाइड करते हैं। तो हम कुछ सेक्टोरियल फंड्स को भी इसमें सम्मिलित कर सकते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक फंड होते हैं, टेक्नोलॉजी फंड है। साथ ही साथ एक नया आयाम अभी चालू हुआ है सर, डिफेंस सेक्टर। देश को जिस तरह से हमारे देश को डिफेंस सेक्टर में अग्रसर हो रहा है ताकि हम स्वावलंबी हो सके, विदेशों पे हमारी निर्भरता कम होते जाए, तो हमारे देश में ये क्लस्टर बहुत ज़्यादा है। इसी तरह से सर आप देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन जो है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हमारे देश में बहुत तेज़ी से विकास कर रही है, फार्मा इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा हमारे विकसित हो रहे हैं, हम विश्व में बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट भी करने लगे हैं। एआई में तो बड़े क्रांतिकारी बदलाव दिख रहे हैं सर। विश्व में सर एआई आपका फंड मैनेजर बहुत अच्छा अगर आपका फंड मैनेजर स्मार्ट है तो आपका इन्वेस्टमेंट स्मार्ट है, बहुत प्यारा चलता रहता है सर। जो भी हमारे अगर आपके कृष्ण जैसे हैं तो अर्जुन बनने से कोई नहीं आपको रोक सकता और जीत भी आपकी है सर। अर्जुन जो इतने महान धनुर्धर कहलाते हैं वो केवल सारथी जो उनके कृष्ण जी थे उन्हीं की सलाह पे उन्होंने काम किया और वो उन्होंने वो विशेषज्ञता हासिल की है।
तो जिसके कारण वो आज धनुर्धरों में सबसे मार्गदर्शक महान, बहुत अच्छा होना चाहिए सर। पारदर्शिता से बिल्कुल साथ सर। उनके साथ व्यवहार रखना जी चाहिए। हमेशा ही हमको ध्यान रखना चाहिए, एक अच्छे आर्थिक सलाहकार की भी हम बिल्कुल। मदद ले सकते हैं इन सारे चीज़ों को। तो जो सारथी हमारा वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि वो हमको किस ओर अग्रसित करता है। बिल्कुल जी। अभी चलते चलते बुट्टन साहब ने कहा कि रियल एस्टेट में आप निवेश करते रहिए, जी, घर जी। खरीदिए, प्रॉपर्टी खरीदिए। तो उस तरह से बुट्टन साहब किस तरह से आजकल कृषि का भी बड़ा अच्छा योगदान रहा है, तो क्या कृषि भूमि भी फायदेमंद हो सकती है आगे? जी हाँ, देखिए कृषि में एक नया कॉन्सेप्ट आया है। हाँ, जो अर्बन एरिया के लोग हैं वो एक आनंद लेना चाहते हैं खेतों में जाकर वहाँ रहने का और उनके गाँव में रहने का। तो आजकल एक नया सिस्टम है जिसमें एक एग्रीकल्चर लैंड बहुत सारे हिस्सों में बांट दी जाती है और आपको उस हिस्से को खरीदना है। और खरीदने के बाद वहाँ पर जो फसल लगानी है वो भी आप ही को लगानी है। और सैटरडे को आप एक छोटा सा किचन वो बना के देते हैं, अपनी लगाई हुई फसल को वहाँ से काट कर खुद कुक कर कर और खुद खाना है। और उसके लिए बहुत बड़े बड़े प्लान हमारे बनते हैं। ये कृषि का नवाचार है, यस, वो एग्रो फ्रेंडली प्लान बनाया गया है। और आप अगर उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो जमीन का टुकड़ा भी आपका रहेगा और हर हफ्ते का आनंद भी आपका होगा। और जब चाहें उस सामुदायिक जो एक बॉडी बनी हुई है उसको अपनी जमीन का टुकड़ा मैं प्रॉफिट के हैंड ओवर, स्वस्थ खाओ स्वस्थ रहो। यस। अच्छा, इसमें रियल एस्टेट की बात आती है ध्रुवेश जी, तो एक अभी हाल ही में बहुत अच्छे एक ऐसा प्लेटफॉर्म आया है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। जी जी जी, रिट्स जिसे बोलते हैं, है ना। रिट्स में आपको बहुत अच्छी बात यह है कि आपको एसआईपी की सुविधाएं भी मिलती हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत सारे ऐसी योजनाएं हैं जिनमें निवेश करके हम रियल एस्टेट की भी जो हमारे संपत्ति है उसका सृजन कर सकते हैं। और रिट्स में सर नॉर्मली ये देखा गया है सर, लोग प्रॉपर्टी में जब इन्वेस्ट करने जाते हैं तो काफ़ी बड़ा कॉर्पस लगता है। उदाहरण के लिए हम एक छोटा सा भी प्लॉट लेना चाहेंगे 2-3 लाख रुपए का मिनिमम एक हमको निवेश करना होता है। जबकि जो रिट्स के थ्रू हम जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ छोटी सी पूंजी के साथ भी हम एक छोटा सा हिस्सा ले सकते हैं, अंश ले सकते हैं। और जो रिट्स के सर ट्रस्ट होते हैं ये बड़ी बड़ी योजनाओं में निवेश करके बहुत अच्छी तरक्की जब होती है। बुट्टन साहब, ये भी एक चमत्कार जैसा लगता है, एक सपना जैसा लगता है कि हम अपने घरों में बैठे हैं या खेत में किसान काम कर रहा है, खेत में कर रहा है, अपने गांव में है जी जी, लेकिन मरीन ड्राइव या कनॉट प्लेस या विदेश में तक कुछ प्रॉपर्टी का कुछ अंश उसको किराए के रूप में उसको मिल रहा है। मतलब वो ये गर्व से कह सकता है कि भाई मेरी प्रॉपर्टी भी वहां है जिसका मुझे फायदा मिल रहा है। ये इन्वेस्टमेंट तो स्कीम, जैसे आप देखिए अगर आप समझते हैं कि मुझे एक बहुत अच्छा डायमंड खरीदना है तो आपको डायमंड के पैसे जरूरत नहीं है, उनके पास ऐसी ही स्कीम्स हैं। आप मंथली डिपॉजिट कीजिए, जैसे ही आपका जैसे रिकरिंग अकाउंट होता है जैसे ही वो कंप्लीट होगा आपको डायमंड मिल जाएगा। वैसे आप डायमंड नहीं खरीद सकते जी बिल्कुल, लेकिन आप डायमंड की मालिक चलते चलते संक्षिप्त टिप्पणी हो जाए आपकी कि क्या आप कहना चाहेंगे निवेशकों से? सर निवेशकों से तो मेरा यही हमेशा से आग्रह रहता है कि जब भी आप अर्निंग करना चाहें, जैसे ही आपकी अर्निंग स्टार्ट हो अपना सही समय पे आप निवेश करना तुरंत ही चालू कर दें। एसेट क्लास जरूर हमको प्रॉपर चुनना चाहिए कि भविष्य में आने वाली जरूरतों को हम पूरा कर सकें ताकि हमारे लक्ष्य हासिल कर सकें। बुट्टन साहब, मैं एक छोटी सी टिप्पणी ये करना चाहूँगा कि जैसे जैसे हमारे देश में, क्योंकि प्रजातांत्रिक देश है, सरकारें आती हैं जाती हैं, तो जो एक ट्रांजिट पीरियड होता है जिसमें सरकारें बदल रही होती हैं, उस टाइम पूरा बाजार भी हमारा उथल पुथल हो रहा होता है, संधि काल। हाँ, तो उस ट्रांजिट पीरियड में, संधि काल में आप कभी भी इन्वेस्टमेंट के लिए जल्दबाजी ना करें। आप उसको पेशेंस पीरियड समझें, धैर्य का समय समझें और सोच समझकर ही वहाँ इन्वेस्ट करें। और आखिरी 2 शब्द में बोलूँगा कि हमेशा आप टीवी में भी सुनते रहते हैं और हम सब मिलकर भी यही कहेंगे कि सावधान रहिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही। तो दर्शकों, धैर्य, योग्यता, आत्मविश्वास ये अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और एक किसी भी योजना को सुनियोजित तरीके से शुरू करना, वेल प्लान करके इसमें आप करते रहिए। आगे आने वाला भविष्य सबका बहुत सुखद और उज्जवल रहेगा। बिल्कुल। आप दोनों विशेषज्ञ हमारे स्टूडियो में पधारे, बुट्टन साहब आप भी और ध्रुवेश जी आप भी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। दर्शकों, आपका भी धन्यवाद। कार्यक्रम से जुड़े रहे, अगली बार नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।